हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यप्रकाश शर्मा। आप सभी का स्वागत है क्रैक विद सत्या ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश को। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, तो भारत में इस्लाम का आगमन किस प्रकार हुआ, और दूसरा चीज हम लोग देखा है कि गुलाम वंश किस प्रकार आगे बढ़ा, अर्थात सल्तनत काल का शुरुआत कैसे हुआ, और सल्तनत काल में पहला जो वंश आया वो गुलाम वंश, वो किस प्रकार आगे बढ़ा और किस प्रकार उसका अंत हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कब गद्दी पर बैठा? 1290 में। किसको मारकर बैठा गद्दी पर? तो क्यूमर्स को। क्यूमर्स कौन था ये पता ही है सबको? नहीं पता है तो बता देते हैं। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था और कैकूबाद का पुत्र भी था, जो कि 3 वर्ष का नाबालिग था, जिसको जलालुद्दीन बेरहमी से क्या कर दिया? मार दिया और गद्दी पर बैठा और खिलजी वंश का क्या किया? स्थापना किया। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा, उस समय उसका उम्र कितना था? 70 वर्ष था। यानी कि ये बुढ़वा सला मैंने जिस समय पोता पोती खिलाने का उम्र था, जिस समय क्या जी रजाई गद्दा ओढ़ के सोने का समय था, उस समय ये गद्दी पर बैठा था। एकदम वयोवृद्ध रूप में, एकदम बुजुर्ग रूप से क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। यानी कितना वर्ष में गद्दी बैठा? तो 70 वर्ष की उम्र में जो है क्या चीज बैठा? गद्दी पर बैठा। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी बैठा तो ये अपना जीवन जो है पूरा सादा विचार, यानी कि पूरा शांति से बिताना चाहता, शांति से शासन करना चाहता था। इसे सारा जिम्मेदारी अपना मंत्रियों पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ दिया? अपना सारा जिम्मेदारी किस पर छोड़ दिया? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये बुढ़वा खुद तो कुछ कर पाएगा नहीं, बुढ़वा था, लुलुआ गया था, ठीक, अर्थात ये कुछ कर पाएगा नहीं। तो ये किस पर छोड़ दिया अपना सारा शासन की जिम्मेदारी? तो अपना मंत्रियों पर छोड़ दिया। और इसका एक बहुत प्रिय भतीजा था, उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। उस पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है शिहाबुद्दीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? शिहाबुद्दीन का पुत्र था, और जिसको हम लोग अली के नाम से भी जानते हैं या गिरसपा के नाम से भी जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका क्या था? भतीजा था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये कौन था? भतीजा था, जिसको ये पुत्र जैसा पाला था। कौन? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है। अब जो है ये क्या बनाया गया? ये एक तरह से बोल सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज का मेन कमांडर इसको बनाया गया। और जितना भी युद्ध अभियान हुआ किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में, उसको जो है नेतृत्व कौन प्रदान किया? अलाउद्दीन खिलजी ही प्रदान किया। अर्थात उसका भतीजा ही जो है सारा जिम्मेदारी को अपना कंधा पर उठाया। इसलिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है प्रसन्न होकर जो है अलाउद्दीन खिलजी का विवाह अपना पुत्री से करा देता है। अब जो हम लोग का मेन बात जो आएगा, यहाँ भतीजा ये भी देख लेना है। तो अब नेक्स्ट जो बात आता है हम लोग का क्या चीज कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसके समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ, कौन कौन विद्रोह किया, क्यों विद्रोह किया, क्या कारण था विरोध का, वो भी थोड़ा मोड़ा जानेंगे हम लोग। क्योंकि ये उतना देखिए ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि 1590 में ये तो शासन में बैठा, और उस समय मल्लिक छज्जू का विद्रोह। किसका विद्रोह? मल्लिक छज्जू। छज्जू लाल नहीं, मल्लिक छज्जू का विद्रोह। अब मल्लिक छज्जू कौन था? कड़ा का सूबेदार था, ठीक। और कड़ा का सूबेदार होने के कारण जो चूंकि ये जो है गुलाम वंश से बिलोंग करता था, यानी कि मल्लिक छज्जू जो था ये गुलाम वंश से बिलोंग करता था। अर्थात ये अपना ये सल्तनत काल का जो दिल्ली गद्दी को अपना बपौती समझता था। कौन? ये मल्लिक छज्जू, यानी कि भांजा था किसका? कैकूबाद का और बाकी लोग ने उसका बुरा खा का। तो इस तरह से ये जो भांजा होने के नाते जो है ये अपना अधिकार जमा रहा था, पैतृक अधिकार और मातृक अधिकार जता रहा था। कहाँ? सल्तनत काल के गद्दी पर। और ये चाहता था कि गद्दी जो है, यानी कि दिल्ली का गद्दी जो है किसको मिल जाए? दिल्ली का गद्दी किसको मिल जाए? तो मल्लिक छज्जू को मिल जाए। ऐसा ही अपने आपको ही मैंने गद्दी दिलाना चाहता था। मैंने नाम को याद रखिएगा, छज्जू लाल चाचा को। यानी कि मल्लिक छज्जू चाहता था कि उसको गद्दी मिल जाए, और इसलिए जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या किया? विरोध किया। कौन? मल्लिक छज्जू। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपना बेटा
मैंने जो बेटा को भेज दिया अरकली खां को, और इसका विरोध को क्या कर दिया, दबा दिया। किसका विरोध को, मल्लिक छज्जू को। और मल्लिक छज्जू को बहुत छज्जू मैंने बुतरू जैसे समझाया, बेटा देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, और मल्लिक छज्जू को दोस्ती कर लिया और उसका विद्रोह को दमन कर दिया। फिर आता है 1292। अब 1292 में क्या हुआ, तो 1292 में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का तरफ से कौन नेतृत्व करता है उस विद्रोह को, तो उलुग खां, यानी कि मंगोल आक्रमण। कौन आक्रमण, मंगोल आक्रमण। किसका आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण। यानी कि 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, यानी खिलजी वंश का संस्थापक, उसके शासन के ऊपर जो है मंगोलों का बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा दृष्टिकोण पड़ता है। और मंगोलों की तरफ से कौन आता है, उलुग खां। उलुग खां। अब जो ये उलुग खां आता है किसकी तरफ से, मंगोलों की तरफ से लड़ने के लिए, उसको जो है उससे लड़ने के लिए कौन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसको हरा देता है। किसको हरा देता है, यानी कि मंगोलों को हरा देता है। कौन हरा दिया, अलाउद्दीन खिलजी। किसका तरफ से जाके लड़ा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तरफ से जाके लड़ा, किससे, मंगोलों से। और उलुग खां को क्या करता है, हरा देता है। उलुग खां जो है सरेंडर मारता है और ये इस्लाम धर्म को क्या करता है, कबूल कर लेता है। कौन, उलुग खां। और एक नवीन मुसलमान का क्या करता है, स्थापना करता है। कौन मुसलमान, नया मुसलमान या नवीन मुसलमान का। ठीक, तो उलुग खां ही क्या जी का संस्थापक है, नवीन मुसलमान का, जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र में ये लोग अपना डेरा घेरा बनाया 40,000 लोगों के साथ ये इस्लाम धर्म को कबूला था। ठीक, तो इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो ये सिद्दी मौली को भी मारा, मैंने मृत्युदंड, सिद्दी मौली को मृत्युदंड। किसको, सिद्दी मौली, सिद्दी मौली को। अब सिद्दी मौली कौन था, एक सूफी संत था। अब ये सिद्दी मौली को मृत्युदंड क्यों दिया, मृत्युदंड। अब मृत्युदंड देने का मेन कारण था सिद्दी मौली को, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो सिद्दी मौली को मृत्युदंड क्यों दिया, उसका मेन कारण था कि सिद्दी मौली जो सूफी संत था ये इसका खिलाफ, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ क्या कर रहा था, बगावत कर रहा था और षड्यंत्र रच रहा था। और इसका भनक किसको लग गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लग जाता है। और इस कारण जो सिद्दी मौली को बहुत बेरहमी से क्या करता है, मरवा देता है। कौन, तो या सिद्दी मौली या सिद्दी मौला ही बोलते इसको। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो सिद्दी मौला को मृत्युदंड देता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका शासनकाल में ये मुख्य 3 घटना जो था ये तो हुआ ही, साथ में एक और घटना था जो इस दौरान हुआ 1294 से 96 के बीच में। वो कौन सा घटना था, तो देवगिरी पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण, देवगिरी। अब ये देवगिरी पर आक्रमण कौन किया, देवगिरी किसको बोलते हैं, दौलताबाद। उस समय अगर देखा जाए तो इसकी देवगिरी का ही आगे जाकर नाम क्या हो जाता है, दौलताबाद, यानी कि महाराष्ट्र और साउथ के क्षेत्र में पड़ने वाला एक क्षेत्र था देवगिरी। ठीक, तो वहां पर जो है आक्रमण करता है, देवगिरी पर आक्रमण या उस पर कब्जा करने का प्रयास। अब देवगिरी में उस समय कौन वंश था, यादव वंश। कौन वंश था, यहां पर कौन वंश था देवगिरी में, यादव वंश। और यादव वंश पर जो है आक्रमण करने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है देवगिरी। मैंने किसको भेजता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो कहां पर, देवगिरी पर जो है आक्रमण करने के लिए। कहां पर आक्रमण करने के लिए, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अगर ले दे के बात कहा जाए कि ये बुढ़ऊ चचा जो थे, कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बुढ़ऊ चचा क्या करते थे, जितना भी युद्ध हुआ सब में किसको फेंक दिया, ढकेल दिया, जा बेटा लड़के आओ मेरा तरफ से तुम। मानी आज्ञाकारी भतीजा हर बार जाता था, हर बार लड़के आता था, जीत के आता था, नया उपलब्धि प्राप्त करता था। और इसका शक्ति दिन पर दिन क्या होता जा रहा था, बढ़ जाता था। आई बुढ़वा दिन पर दिन कोढ़िया होता जा रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो समझ गया था कि चच्चा जान अब गद्दी लायक नहीं बचे हैं। चच्चा जान क्या चीज लायक नहीं बचे हैं, गद्दी लायक नहीं बचे हैं। इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण करके वहां से बहुत ज्यादा धन संपदा प्राप्त करता है, तो फिर जो है उस धन संपदा को बहुत कम मात्रा में किसको देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देता है। और बहुत सारा धन को घपला करके साइड में छिपा के रख लेता है और चच्चा जान का करता है, रेत देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही बेरहमी से। और
इस तरह से धोखेबाजी से अपना ये चच्चा जान जो इसको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, उसको धोखा देकर जो है उसको मार देता है। और बोलते हैं ना गेम्स ऑफ थ्रोन, तो गेम्स ऑफ थ्रोन में बाप बड़ा ना भैया, सबसे ऊपर गद्दिया, ठीक, यानी गद्दी पर ये बैठ जाते हैं। यहाँ रुपया नहीं चलेगा, यहाँ गद्दी चलेगा, गद्दी खेलाता। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना चच्चा जान को मारकर जो है 1296 में गद्दी पर बैठता है। यानी कि अगर बात किया जाए कि खिलजी वंश का जो संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, वो गद्दी पर कब बैठा, तो गद्दी पर बैठा 1290 में। और कब से कब तक रहा, तो 1290 से लेकर 1296 तक, यानी कि 90 से 96 तक कौन रहा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसका हत्या कौन कर दिया, इसका हत्या कर दिया, कौन किया हत्या, इसका भतीजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बोलने का मतलब जो है हम लोग जाने क्या चीज कि खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, वो क्या क्या किया, उसका किससे किससे विरोध हुआ, बगावत हुआ, ये अब हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग को जो मेन टॉपिक है, अब हम लोग को पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अब हम लोग देखेंगे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। किसको देखेंगे, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। कौन खिलजी? अब देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, क्योंकि अपना बेटिया शादी करा दिया था, ठीक। अब ई एक नंबर का जो है छेछड़ आदमी था, अगर देखा जाए तो कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जो है थोड़ा लौंडियाबाज किस्म का था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, लड़की का चक्कर में बहुत भयंकर पड़ता था ये। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया। अगर देखा जाए तो 1296 से 1316 तक, अर्थात ही कितना साल तक शासन किया, 20 वर्ष तक। यानी कि पूरा खिलजी वंश 30 साल और उसमें से अकेला 20 साल कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थोड़ा ना, मैंने अगर शुरुआती बात किया जाए इसका, तो ये थोड़ा बढ़िया किस्म का आदमी था, जो एकदम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एकदम पूरा विश्वसनीय था, एकदम सब कुछ जीत लिया था एकदम, और शुरुआत में बढ़िया नेचर का भी था। लेकिन समय के साथ जो है इसका महत्वाकांक्षा कौन लगा, बढ़ने लगा, ठीक। किसका महत्वाकांक्षा बढ़ने लगा, अलाउद्दीन खिलजी का। इस कारण जो है समय के साथ जो है बहुत निरंकुश और तानाशाही हो गया। यानी कि ये जो अपना राजत्व का सिद्धांत दिया, राजत्व का ये सिद्धांत दिया था कौन, देखो राजत्व का सिद्धांत, गुलाम वंश में अगर बात करेंगे तो बलबन दिया था, गुलाम वंश में कौन दिया था, बलबन दिया था। लेकिन अगर बात किया जाए तो खिलजी वंश में राजत्व का सिद्धांत के आधार पर जो है शासन करना शुरू कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि राजत्व का सिद्धांत पर शासन किया। और इसका अनुसार ये निरंकुश शासन बना, क्या बना, निरंकुश। कौन सा शासन बना, निरंकुश। यानी कि ये राजत्व का सिद्धांत दिया, दूसरा निरंकुशता को अपनाया। किसको अपनाया, निरंकुशता को। अर्थात अगर राजा के काम अगर कोई कर रहा है, अगर राजा कोई काम कर रहा है और उसे जनता का भला हो या ना हो, अगर वो काम जरूरी है तो वो राजा वो काम करेगा, इसे जनता मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात राजा अपना इच्छा का पूर्ति के लिए कोई भी नियम कानून बनाएगा, इसमें जनता का भला हो या नुकसान हो, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। इसलिए निरंकुशवादी का प्रचार किया, राजत्व सिद्धांत को अपनाया। और ये पहला ऐसा शासक था जो राजा का गद्दी को, यानी कि राज्य शासन को, यानी कि प्रशासन को धर्म से अलग किया। देखो हर राजा क्या था, जितना भी शासक हुआ यानी कि सुल्तान हुआ, वो पहले खलीफा से क्या लेता था, मान्यता लेता था कि चचा आइए मेरा ताज पोशी कीजिए, फिर हम सुल्तान का पद पर बैठेंगे, अर्थात सुल्तान का पद बैठेंगे। उससे पहले लोगों को खलीफा से क्या लेना पड़ता, मान्यता लेना पड़ता था। लेकिन ई चचा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये क्या किए, ये ऐसा नहीं किया। ये बोला कि हम बेटा इतना मेहनत से एकदम अपने चचवा का गर्दना उगा करके रेत के हम बैठे गद्दी पे, और हमको वो कौन, वो खलीफा चचा जो है क्या करेंगे, हमको मैंने कहाँ बैठाएंगे, तो गद्दी पे। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि बोलने का मतलब, अगर हम अपना पावर से
उसको प्राप्त किए उस गद्दी पर, गद्दी को प्राप्त किए, तो भला हमको उस सुल्तान को उपाधि देने वाला होता कौन है? हम खुद नहीं लेंगे सुल्तान, खुद नहीं बनेगा सुल्तान। अर्थात ये अपना राजपाट से धार्मिक हस्तक्षेप को क्या कर दिया? दूर किया। कौन किया दूर? अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात इसका शासनकाल में जो है क्या हुआ कि राजपाट से धर्म का क्या बना? दूरी बढ़ गया। ठीक, पहला काम ये किया ही। दूसरा देखा जाए तो राजत्व का सिद्धांत दिया था, और राजत्व का सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बना? निरंकुश बना। और अर्थात इसका काम से अगर जनता को नुकसान हो, फायदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इच्छा पूर्ति होना चाहिए। उसके अलावा जो खमस्कर था, अर्थात युद्ध में लूटा गया धन था, युद्ध के लूटे गए धन का मैंने अगर 100% धन लूटा गया तो उसमें 75% किसका था? राजा अर्थात सुल्तान का। किसका? 75% किसका होगा? सुल्तान। और बाकी 25% बच गया वो सैनिक का। यानी कि सैनिक को बहुत कम हिस्सा और राजा को बहुत बड़ा हिस्सा। किसका? युद्ध में लूटे गए धन का। युद्ध में लूटे गए धन का। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, इससे पहले ना हम एक्चुअल में इसका नेचर को दिखाना चाह रहे हैं पहले। ठीक, इसलिए से बता रहे हैं कि कितना थोड़ा सी लालची किस्म का और थोड़ा पैसा का खखवाइल आदमी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो बात आता है हम लोग का कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो किसको मार के बैठा था? तो अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार के गद्दी पर बैठा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि वहां से कैसे अपना शासन का मैंने आगे बढ़ाता है, और किस प्रकार जो है इसका शक्ति वृद्धि होता है, किस प्रकार ये उत्तर भारत में विजय प्राप्त करता है, किस प्रकार ये दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करता है, ये कौन कौन सा नीतियां चलाता है, और उस नीतियों को चलाने का मूल कारण क्या था उसको भी हम लोग जानेंगे इसमें। क्योंकि अगर खिलजी वंश में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी से क्या बनता है? प्रश्न बनता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा माने पढ़ने लायक टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक, ये कब गद्दी में बैठा था? 1296 में। और 1296 में जब गद्दी में बैठा, ठीक, तो गद्दी में बैठने के बाद जो इसको सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, इसको अपना ही लोग से और अमीर मंत्री लोग से ही क्या पड़ा? सामना करना पड़ा यानी कि समस्या का। क्यों? क्योंकि अपना चचा को मार के गद्दी बैठा था, सभी से नाराज था, सब चाहता था कि इसको पद से हटा दिया जाए। तो सबसे पहले ये अपना आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए जो है कुछ नीतियां चलाया। जैसे पहला नीति क्या किया? पहला, ये 4 अध्यादेश जारी करता है। मेन पहला कि जितना भी उपहार में मिला हुआ जमीन है, दान में मिला हुआ जमीन है, और इक्तादारी व्यवस्था के द्वारा जिन जिन सैनिकों को ज्यादा जमीन मिल चुका है और जमीन का संख्या ज्यादा बढ़ गया है, उन लोगों से जमीन को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। यानी कि हो सकते हैं कि उपहार, दान एवं इक्का व्यवस्था द्वारा अगर जमीन किसी को ज्यादा है, जमीन अधिक होने पर, दान से जमीन अधिक होने पर उन्हें जब्त करना। अभी क्यों किया? उन्हें जब्त करना। अब जमीन को जब्त काहे किया? मेन कारण जमीन को जब्त करने क्या था कि मेन पैसा का सोर्स कहां था? जमीन था लोगों का उस समय के जमाना में। ये क्या किया? जमीनें जब्त कर लिया लोग का, अब उतना हैसियत बचा ही नहीं कि इसका विरोध कर सके। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो पहला ये वो जमीन को जब्त किया। दूसरा, ये गुप्तचर विभाग को मजबूत किया। क्या किया? गुप्तचर विभाग को मजबूत। किसको मजबूत किया? गुप्तचर विभाग को मजबूत किया। कौन मजबूत किया गुप्तचर विभाग को? अलाउद्दीन खिलजी। पहला काम, दान में दिया हुआ, उपहार मिला हुआ, इक्कादारी व्यवस्था द्वारा मिला हुआ जमीन को क्या किया? या अस्ता से जमीन को जब्त कर लिया, कर के रूप में। के रूप में? कर के रूप में। जब्त ऐसे नहीं किया, काची बोल के किया? कर के रूप में किया। डायरेक्ट बोल के करता तो विरोध हो जाता ना, इसलिए कर के रूप में किया। फिर गुप्तचर विभाग को मजबूत किया ताकि सब पर निगरानी कर सके, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, इसलिए। और तीसरा काम क्या किया मालूम है? तीसरा काम ये किया, मैंने अमीर जो था ना लोग, अमीर मंत्री जो था, यानी कि बड़े बड़े पदाधिकारी जो था, उन लोगों को सामाजिक समारोह पर क्या लगा दिया? सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध। ठीक, जैसे कि शादी उदी भी हो गया इसमें,
जैसे कि शादी उदी में जाने में प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया गया। फिर चौथा आ जाता है, अगर बात किया जाए तो शराब, जुआ पर रोक, प्रतिबंध, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया तरह से। तो ये कौन क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ये आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए जरूरी समझा, इसलिए पहला कदम यही वो उठाया। ठीक, बात समझ में आ गई जो बताया हम। तो इतना तो समझ में आइए गया होगा कि ये अपना किस चीज के लिए ये चारों नीति को लाया, चार अध्यादेश क्यों जारी किया। ये अध्यादेश जारी करने का मेन कारण क्या था? ये अध्यादेश जारी करने का मेन कारण क्या था? कि उसका आंतरिक विद्रोह का सामना उसको ना करना पड़े। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, ताकि वो शासन बढ़िया से कर सके। तो पहला चीज तो वो किया काम, चार गो अध्यादेश जारी करने का। उसके बाद जो हम लोग दूसरा देखेंगे इसका, कि अब कौन कौन सा प्रथा और था चलाया, कौन कौन सा क्या क्या काम किया, ताकि हम लोग इसका युद्ध में भी पहुंचेंगे, साम्राज्य विस्तार में भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा प्रथा चलाया। तो पहला प्रथा है दागना। अब ये दागना क्या था? फिर दूसरा आ जाएगा हुलिया। क्या जाएगा? हुलिया। फिर आ जाएगा बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण कानून। कौन नियंत्रण कानून? बाजार नियंत्रण कानून। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये और भी बहुत सारा प्रथा होता चलाया था, लेकिन इसका जो मेन प्रथा था ये दागना, हुलिया और बाजार नियंत्रण, मेन चीज यही चलाया। दागना मैंने देखो ये क्या किया, अपना जो घुड़सवार सैनिक का जो नियुक्ति किया, वो घुड़सवार नियुक्ति में घोड़ा पर क्या लगाता था? निशान लगाता था कि घोड़ा मेरे है। ठीक, यानी घोड़ा को ये दागना शुरू किया, यानी घोड़े पर निशान लगाना पड़ा, घोड़ा पर निशान, घोड़ा पर निशान, दाग कर। कैसे कर गए? दाग कर। अगर बात किया जाए यानी घोड़ा को क्या कर दिया? दाग दिया, यानी कि दाग कर क्या लगा दिया? उसका ऊपर निशान लगा दिया। ठीक, इसको बोला गया दागना। ठीक, अब हुलिया क्या था? देखिए पहले का जमाना में तो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो तो चलता नहीं था। तो उस समय क्या था? उस समय था राज दरबार में क्या जो होता? पेंटर लोग होता था, स्केचर होता जो स्केच बनाता था पेंसिल उंसिल से। ठीक, तो उस समय सैनिकों का ये बायोडाटा और उनका हुलिया बनाकर उन लोगों को एकदम प्रॉपर उन लोगों का स्केच बनवा लेता था, ताकि पहचानने में आसानी हो कि मेरे बिरादरी का सैनिक है कि अलग बिरादरी का कहीं दुश्मन करने जा गया। इसलिए ये हुलिया पर चलाया, अर्थात जिसमें सैनिकों का किया हुलिया ने, सैनिकों का हुलिया डिसाइड किया, सैनिकों का हुलिया। और उन लोगों का एक ड्रेसिंग कोड भी बना दिया। क्या बना दिया? ड्रेसिंग कोड। ठीक, ये भी बोल सकते हैं इसमें। तो सैनिकों के लिए था मेन। अब बाजार नियंत्रण क्यों? क्या देखो, जैसे कि हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश में, क्या पढ़े थे कि गुलाम वंश में इल्तुतमिश जो है नगद वेतन के बदले में जमीन का टुकड़ा देना प्रारंभ किया था सैनिकों को। ठीक, और अस्थायी सैनिक को रखता नहीं था। कौन? कोई भी गुलाम वंश में कोई भी अस्थायी सेना का प्रबंधन नहीं था। वो लोग जब युद्ध होता था तो उस समय भाड़ा का टट्टू जुगाड़ करता था और भाड़ा का टट्टू लेकर जाता था लड़ने के लिए कहीं पर भी। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि अगर हमको लंबा समय तक और मजबूती से शासन करना है तो मेरा एक सशक्त सैनिक यानी कि सेना होना जरूरी है। इसलिए अस्थाई सैनिक का व्यवस्था किया। कौन सैनिक का व्यवस्था किया? अस्थाई सैनिक। यानी कि ये जो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कैसा सेना लेकर आया? अस्थाई सैनिक। कौन सैनिक? अस्थाई सैनिकों का व्यवस्था किया। किसका व्यवस्था किया? अस्थाई सैनिकों का व्यवस्था किया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और इसमें और अगर देखा जाए तो अस्थाई सैनिक का व्यवस्था किया और इक्का व्यवस्था का अंत कर दिया। कौन व्यवस्था का अंत कर दिया? इक्का व्यवस्था जो था, इक्का व्यवस्था जो था का अंत, व्यवस्था का अंत करके क्या किया? नगद वेतन। कौन वेतन? नगद वेतन का परंपरा लेकर आया है, देना प्रारंभ। यानी कि बोलने का मतलब इक्का व्यवस्था का अंत कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी किया। इक्का व्यवस्था का शुरुआत कौन किया? इक्का व्यवस्था की शुरुआत मैंने इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और उसका अंत कौन कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। और उसका जगह इक्का व्यवस्था में क्या होता था कि नगद वेतन के बदले में जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी का किया कि अब जमीन का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन लोग का पावर जमीन का हिसाब से क्या होता जाता था? बढ़ते जाता था। इसलिए जो उन पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया? नगद वेतन देने का परंपरा शुरू किया। और नगद वेतन देगा तो एक चीज और भी होगा कि जितना ज्यादा
पैसा मिलेगा, ठीक, सामान का दाम भी उतना ज्यादा भागेगा। इसलिए वो क्या लेकर आया, बाजार नियंत्रण कानून लेकर आया। अब बाजार नियंत्रण कानून का मतलब क्या होता है कि बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य को कर दिया, वो फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा अब कोई मैंने वस्तु का दाम नहीं हो सकता है। यानी कि हर एक वस्तु का दाम बाजार में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ताकि महंगाई ज्यादा ना बढ़े। यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो बाजार नियंत्रण कानून लेकर आया था। किसको नियंत्रण करने के लिए, महंगाई को। अब महंगाई को नियंत्रण क्यों करना चाहता था वो, महंगाई को नियंत्रण क्यों करना चाहता था, तो महंगाई को नियंत्रण इसलिए करना चाहता था क्योंकि अब वो तो नगद वेतन दे रहा है। अगर नगद वेतन दे रहा और नगद वेतन जो दे रहा उसको प्रोवाइड कर रहा उस सैनिकों को, अगर उस वेतन से ज्यादा वस्तु का दाम रहेगा तो सैनिक को खरीदने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो सैनिक क्या बोलेगा कि मेरा सैलरी बढ़ाइए, अच्छा सैलरी क्या कीजिए, पैसा बढ़ाइए, नहीं तो मेरा तो घर में नहीं चलता इतना पैसा में, ठीक। यानी कि सैनिक लोग बार बार क्या बोलेगा कि मेरा तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बढ़ा दीजिए, धरना कर बैठ जाएगा जाके साइड में कोना में कि हमको पैसा बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कौन करेगा, इस सैनिकवा लोग करेगा, ठीक। और बेचारा इस सैनिकवा का बार बार मांगे पूरी करते रहेगा, इसलिए बोला कि नहीं, वहां से ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये मांग को पूरा करने से ज्यादा अच्छा काम करेगा कि हम क्या कर दें, बाजार का जो वस्तु है उसका मूल्य को ही हम फिक्स कर दें, ताकि महंगाई वाला समस्या आई ना, और हम जितना वेतन चुपचाप दे किसको, उस सैनिकों को, वो अपना पॉकेट में भरे और चुपचाप जाके बीवी को दे दे जाके, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अपना बाजार नियंत्रण कानून लेकर आया और वस्तु का उत्पादन और उसका डिमांड के आधार पर वस्तु का मूल्य का कर दिया, निर्धारित कर दिया। इसमें वो चार तरह का, एक पहला था मंडी जिसमें अनाज बिकता था, उस तरह से एक क्या था, साधारण बाजार था जहां पर आम जैसे मिट्टी उट्टी का बर्तन वर्तन बिकता था। उसी प्रकार अलग अलग मैंने घोड़ा वोड़ा का मैंने या मवेशियों का व्यापार करने के लिए अलग बाजार था, सब्जी उब्जी वाला बेचने वाला मैंने बाजार अलग था। इस तरह से अगर देखा जाए तो नॉर्मल दिनचर्या वाला जो चीज के लिए था बाजार अलग, अनाज के लिए बाजार अलग, और हर जगह में क्या कर दिया तो मूल्य को फिक्स कर दिया। लेकिन ये जो बाजार नियंत्रण कानून था अब ऐसा नहीं था कि पूरा व्यापक भारत में लागू करवा दिया था या पूरा साम्राज्य में, खासतौर पर दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र में ये बाजार नियंत्रण कानून जो है सफलतापूर्वक लागू हुआ। लेकिन आगे बहुत बड़ा क्षेत्र में मैंने पूरा भारत में लागू या पूरा इसका साम्राज्य में लागू नहीं हो पाया था। कारण क्या था कि बहुत बड़ा इसका साम्राज्य था और हर जगह ये बाजार नियंत्रण कानून लागू कर पाना संभव नहीं था, इसलिए हर जगह बाजार नियंत्रण कानून लागू नहीं कर पाया। दिल्ली का आसपास के क्षेत्र में लागू किया था। और बाजार नियंत्रण कानून क्या था, ये वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित करे ताकि महंगाई ना बढ़े और सैनिकों को इसको वेतन जो दे रहा उतना ही देते रहे और सैनिक बार वेतन बढ़ाने का मांग ना करे। तो ये तो बाजार नियंत्रण कानून था। तो ये हम लोग देखिए कि इसका कौन कौन सा नीति था और क्या किया। अब चूंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सब नीति कारण जो है काफी क्या प्राप्त किया, सफलता प्राप्त किया। इसलिए जो वो अपने आप को क्या बोलता है, दूसरा सिकंदर, शान सिकंदर क्या बोलता है, यानी कि अपने आप को क्या उपाधि देता है, दूसरा सिकंदर का उपाधि देता है। साला अपने आप को कौन उपाधि देता है भाई, ये दे दिया। लेकिन कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने आप को क्या का उपाधि दिया, दूसरा सिकंदर का। क्या का उपाधि दिया, दूसरा सिकंदर का उपाधि अपने आप को दिया। कौन दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आते हैं, अगर बात किया जाए यहां पर तो अब हम लोग बात करेंगे इसका शुरुआती सफलता। जब कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो उस समय अगर देखा जाए तो ये क्या था, ये एक नॉर्मल व्यक्ति था जो अमीर ए क्या चीज, तुजक, अमीर ए तुजक का क्या चीज पर था, पद पर था। यानी कि इसका चच्चा जान जो था वो इसको अमीर ए तुजक का पद प्रदान किया था। फिर वहां से ही सुल्तान तक का पद का सफर कैसे किया ये अब हम लोग देखेंगे और इसका किस प्रकार विजय अभियान चला उस चीज को देखेंगे, ठीक। तो अमीर ए तुजक का पद पर था और पहला जैसे ही मैंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है तुरंत किसका विरोध होता है, मलिक छज्जू का विरोध होता है। अब मलिक छज्जू जब आक्रमण करता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है पहले तो अपना बेटा को भेजता है अरकली खां को, और दूसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेजा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है जाता है तो मलिक छज्जू का विद्रोह को दबा देता है, दमन कर देता है और उसको किसके पास लेकर आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था, बहुत दयावान था अपना कौम के प्रति, अपना धर्म के प्रति। इसलिए जो मलिक छज्जू चूंकि वो भी एक मुस्लिम था इसलिए उसको माफ कर देता है और उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है। इसे इसका जल जाता है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। चला हम उतना भयंकर युद्ध करके लेके आए, चला हमको अगर हम हारते तो मेरे को मार ही देता, असल हम उसको पकड़ के लेके आए तो मेरा चचा उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया।
इसका मुंह कान सूख गया। बोला कि बेटा ये चच्चा सही आदमी नहीं है, क्योंकि अगर हम युद्ध किए, अगर हमको अगर हरा देता तो हमको तो मार देता। ये सोचा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन चच्चा ही नहीं सोचा, चच्चा उसको माफ करके बड़ा आदमी बना। हम दिल दरिया आदमी है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जल गया। लेकिन अब पहला चीज ये किया कि मलिक छज्जू का विद्रोह को दबाया। फिर उसी समय 1291 में कौन? सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ, उसको भी यही दबाया और उसको पकड़ ले गया और उसका हिसाब बैठा दिया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर तीसरा विद्रोह कौन सा हुआ था? तो मंगोलों का। उस समय मंगोल का तरफ से लड़ने कौन आया था? उलुग खां। उलुग खां को भी कौन हराया उस समय? अलाउद्दीन खिलजी हराया था। और उलुग खां को जो पकड़ लेके आया उसको भी माफ कर दिया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबको माफ करते जा रहा, माफ करते जा रहा, और इसका जलते जा रहा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी जो था, इतना तो समझ में आ गया कि काहे अपने चचा से हम नफरत करने का धीरे धीरे मन ही मन, क्योंकि जिसको हरा के लेकर आ रहा उसको वो माफ करते जा रहा। उसके अलावा जेल का जितना भी कैदी था उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कर दिया था, खुला सा आदेश छोड़ दिया था। चचा तुम लोग तो मेरे साथ पार्टी करो बेटा, तुम लोग काहे बदमाशी करता? ऐसा कौन सोचता था? फिरोज खिलजी। यानी कि वो जितना भी कैदी था उसको क्या कर दिया था? आजाद छोड़ दिया था। इसलिए जो है थोड़ा सा आसपास का क्षेत्र में माहौल क्या हो गया था? खराब हो गया था। ठीक। तो इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अब शासन का बागडोर वो खुद संभाल ले। इसलिए जब वो देवगिरी पर 1294 में अटैक करता है तो वहां से जो अपार धन संपदा उसको मिलता है, उस धन संपदा का बहुत कम हिस्सा ही वो अपना चच्चा यानी कि अलाउद्दीन मैंने खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को देता है। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बहुत कम पैसा देता है और ज्यादा पैसा साइड में टेप देता है, यानी घपला कर लेता है। पैसा बहुत बुरा चीज है बाबू, पैसा जो है बहुत बुरा चीज है, आदमी का नियत बिगाड़ देता है। अलाउद्दीन खिलजी का भी नियत बिगाड़ दिया, चच्चा से गद्दारी करना शुरू कर दिया यहीं से। तो देवगिरी जो है अगर बात की जाए तो देवगिरी से ही मेन इसका माने शुरू होता है, यानी कि देवगिरी पर आक्रमण। पहला देवगिरी। अब देवगिरी पर कब किया था? पहला 1294 में, और उस समय सुल्तान नहीं था। ठीक। और उस समय भी वहां पर इसको विजय प्राप्त मिला था। और किसको हराया था ही? तो उस समय यादव वंश का वहां शासक था देवगिरी का। देवगिरी में कौन वंश था? यादव वंश। कौन वंश? यादव वंश। और यादव वंश का शासक कौन था? रामचंद्र। रामचंद्र, रामचंद्र देव। ठीक, इनका शासन था। ठीक। और इनको हरा देता है। फिर आता है बात क्या जी का कि जब अलाउद्दीन खिलजी जो है जब उधर से आता है तो वो अपना चच्चा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या कर देता है और 1296 में गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 में गद्दी बैठने के बाद 1297 से लेकर 1305 तक ये उत्तर भारत में अभियान चलाता है। कहां चलाता है? उत्तर भारत में अभियान, युद्ध अभियान। कहां चलाता है युद्ध अभियान? उत्तर भारत में। कितना से कितना तक? 1297 से लेकर 1305 तक। अब उसमें पहला जो अगर देखा जाए तो गुजरात। पहला क्या चीज? गुजरात 1297 में। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो इसका जो था वो था रणथंभौर। क्या था? रणथंभौर। रणथंभौर में कब से कब तक? 1299 से लेकर 1301 तक। फिर अगर देखा जाए तीसरा अगर देखा जाए मेन तो वो था चित्तौड़। क्या था? एक्सक्यूज मी, का है काला हो रहा है, इसको भी लाले कर देते हैं। चित्तौड़। ठीक। अब चित्तौड़ में कब किया? 1303 में। 1303 में। और उसके अलावा मालवा पर भी आक्रमण किया। मालवा कौन क्षेत्र पर? मालवा पर। मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक। 1305 में। तो इन सभी क्षेत्रों पर कौन हमला किया? आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापतियों के द्वारा हमला करवाया। ठीक। तो ये चीज जो था ये सब जगह उसको सफलता मिला। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का। गुजरात जहां जो है अगर देखा जाए तो गुजरात पर जब आक्रमण किया 1297 में, ठीक, तो वहां का जो शासक था वो बिना लड़े ही भाग गया। कहां? देवगिरी। और देवगिरी में रामचंद्र देव जी का गोदी में जाके क्या हो गया? बैठ गया, फरार हो गया निकलू। और वहां पर जब उसको जीत मिला, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कहां पर? गुजरात में। तो वहीं पर उसका मुलाकात अर्थात किससे हुआ था? मलिक काफूर अल हबीबी। किससे हुआ था? मलिक
काफूर, ये नाम याद रखिएगा। ये क्या था? हिजड़ा। ठीक, कौन? मलिक काफूर क्या था? एक तो हिजड़ा था, और हिजड़ा से मुलाकात हुआ, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस मलिक काफूर यानी कि इस हिजड़े की खूबसूरती पर इतना फिदा हुआ कि उसको दिल दे बैठा। हम दिल दे चुके सनम। किसको? मलिक काफूर को। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अल हबीबी का चक्कर में पड़ गया। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरह से गुजरात से उसको मिला मलिक काफूर। और मलिक काफूर को कितना दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसको हजार दिनारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हजार दिनारी बोलते हैं। किसको? तो मलिक काफूर को। यानी कि मलिक काफूर किस नाम से जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर कौन था? आगे चलकर जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही विश्वास पात्र सेनापति भी बनता है। और आगे जाके जब हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो अभियान करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका कौन निभाता है जीत में? तो मलिक काफूर का मदद से ही वो जीत प्राप्त कर पाता है। और ये हजार दिनारी के नाम से जाना गया। और इसकी खूबसूरती में तो बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया था। ठीक, ये छोड़ी बात था बहुत बड़ा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर दूसरा था रणथंभौर। क्या चीज? रणथंभौर। अब रणथंभौर का जो युद्ध था वो 1299 से लेकर 1301 के बीच में हुआ। रणथंभौर जो है बहुत ही शक्तिशाली क्या था? दुर्ग किला था, जहां का शासक कौन था? हामिर देव सिंह। कौन थे यहां के शासक? कौन थे? रणथंभौर का शासक कौन था? हामिर देव सिंह। बहुत शक्तिशाली शासक, अथाह शक्ति था इसके बाद। और जो रणथंभौर किला था उसके चारों तरफ क्या था? बाउंड्री किया हुआ था। उस किला को भेद पाना किसी भी सेना का बस का बात नहीं था, जब तक कि अपना ही व्यक्ति क्या न दे दे? धोखा न दे दे। अर्थात रणथंभौर का किला को भेद पाना ये अलाउद्दीन खिलजी का बस का बात तो कभी जिंदगी का नहीं था। ये अपना जितना भी सैनिक, जैसे अशरफ खान, नुसरत खान, जिसको जिसको भेजा सब मरा गया यहाँ पर जाकर। कहां पर? रणथंभौर में। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद गया और 1 साल तक रणथंभौर में लड़ते रहा। कितना साल तक? 1 वर्ष तक। बेटा 1 वर्ष तक लड़ते रहा लगातार, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो मालूम है ना, इंडिया में साइड बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। साइड से ये धीरे से क्या कर लिया अलाउद्दीन खिलजी, जान गया कि हम डायरेक्टली उसको हरा नहीं सकते हैं, तो हमको साइड से सेटिंग करने पड़ेगा। तो रणथंभौर में जो हामिर देव सिंह का क्या था? सेनापति था, उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? हामिर देव सिंह का सेनापति का नाम क्या था? हामिर देव सिंह का सेनापति का नाम क्या था? सेनापति कौन था? रणमल। क्या नाम था? रणमल। ही मले था बेटा, मल का मतलब टट्टी। ठीक, तो सेनापति क्या था? रणमल। ये क्या था? गद्दार निकल गया। क्या निकल गया? गद्दार। मालूम है भारत में गद्दार का कमी नहीं है। तो रणमल क्या निकल गया? गद्दार निकल जाता है। और गद्दारी करके किससे जाके हम जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ, दोस्ती कर लेता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और इस तरह से उसका गद्दारी के कारण हामिर देव सिंह हार जाता है, और इसके किला में जितनी भी महिलाएं होती है वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। ठीक, ये कहा जाता है। उसके बाद आता है चित्तौड़। अब चित्तौड़ पे कब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी? और चित्तौड़ पर आक्रमण करता क्यों है? वहां पर बला एक मेहरारू यानी कि एक औरत थी। कौन थी? रानी पद्मिनी या पद्मावत। नाम तो सुन किए होंगे आप लोग, फिल्मों देखे होंगे। क्या चीज? पद्मावत। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का मेन कारण क्या था 1303 में? तो रानी पद्मावती खूबसूरती से बहुत ही मोहित हो गया था। उसका कहानी सुना था, ये सुना था उसके बारे में कि उसका खूबसूरती ऐसा है कि बला का खूबसूरत है वो। ठीक, ऐसा सुना था, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए जो 1303 में क्या करता है? सब आक्रमण करता है। चित्तौड़ का शासक उसमें कौन आता है? रतन सिंह। कौन आता है? रतन सिंह। कौन सिंह? रतन सिंह। तो चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। और रतन सिंह का ही पत्नी कौन थी? पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। पद्मावती। ठीक, या पद्मिनी भी बोलते हैं उसको। ठीक, तो पद्मावत के चक्कर में जो युद्ध करता है, और जब रतन सिंह इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं, तो उस दौरान जो है पद्मावती जो है क्या करती है? अग्निकुंड में कूद कर जौहर कर लेती है, और अपने लाज को बचाने के लिए अपने संपूर्ण शरीर को क्या करती है? अग्निकुंड को समर्पित कर देती है, ताकि उनका जो है राजवाड़ों का इज्जत क्या रहे? सुरक्षित रहे, और किसी क्या चीज
घुसपैठिए के हाथ में ना जाए, यानी कि इज्जत बचाने के लिए जो क्या करती है, जौहर कर लेती है, जो कि एक बहुत बड़ा वीरता का क्या चीज है, उदाहरण है। फिर आता है मालवा पर। मालवा पर भी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, 1305 में आक्रमण करता है और वहां के शासक को हराकर उस क्षेत्र पर भी क्या करता है, अधिकार जमा लेता है। अब बात आता है हम लोग का कि अलाउद्दीन खिलजी जो, ये तो उत्तरी अभियान था, क्या था, उत्तर भारत का अभियान था, जहां पर उसको कामयाबी मिल गया। क्या मिल गया, कामयाबी मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का इसका अभियान। कहां का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान। तो दक्षिण भारत का अभियान को भी हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र में क्या किया, वो आक्रमण किया और किस प्रकार जो है दक्षिण भारत में उसको कामयाबी मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग उत्तर का अभियान देख लिया, अब दक्षिण का अभियान देखेंगे। क्या देखेंगे, दक्षिण अभियान। अब दक्षिण अभियान में अगर देखा जाए, दक्षिण का अभियान, अब दक्षिण का अभियान में क्या क्या किया, हाँ देखो बाबू, पहला तो अगर आ जाएगा तो वारंगल, क्या आएगा, वारंगल। दूसरा अगर देखा जाए तो देवगिरी, क्या जाएगा, देवगिरी। अभी देवगिरी बहुत चर्चित विषय है, इसको आगे चल के दौलताबाद इसका नाम हो जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे तुगलक वंश में जब पढ़ेंगे, तो पगला बादशाह के बारे में जब पढ़ेंगे तो। फिर आ जाएगा अपना जाके क्या चीज, होयसल के बारे में, क्या चीज, होयसल। फिर चौथा अगर देखा जाए तो ये पांड्या, अरे हार्दिक पांड्या ने भाई, पांड्या, पांड्या का तो जलवा था, ठीक। तो अगर देखा जाए तो वारंगल, पहला जो दक्षिण में उसको जो है अगर देखा जाए तो कब आक्रमण करता है, यहां पर कब करता है, यहां पर कब करता है, सब थोड़ा डेट को देख लिया जाए तो यहाँ 1303 में। देवगिरी पर कब करता है, पहली बार तो 1294, फिर दूसरा बार देखा जाए तो 1303, फिर 1305, 1309 से 11 के बीच में भी एक बार आक्रमण कर ही देता है। यानी कि यहां लगातार और बार बार आक्रमण करता है, कहां, देवगिरी पर। यानी कि देवगिरी पर जो आक्रमण होता है वो बार बार होता है। उसके बाद होयसल में भी आक्रमण करता है, कब करता है, 1310 में। और पांड्या पर तो कभी वो जीत प्राप्त कर ही नहीं पाता है, 1307-8 में ये आक्रमण करता है। आई थिंक मेरा हिसाब से ये डेट थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए डेट हम नहीं लिख रहे हैं इसको। तो अगर देखा जाए तो पांड्या पर भी आक्रमण कर ही देता है वो, लेकिन इसको जीत नहीं पाता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे इसके बारे में थोड़ा हल्का डिटेल में, ठीक। जैसे वारंगल, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना साउथ अभियान के लिए अपना सेनापति किसको नियुक्त करता है, मलिक काफूर। किसको, मलिक काफूर को। यानी कि मलिक काफूर जाता है लड़ने के लिए, किसे, वारंगल, देवगिरी और यहां पर भी, ठीक। यानी कि बोलने का मतलब सब जगह ये क्या के रूप में आता है, सेनापति के रूप में। क्या के रूप में, सेनापति के रूप में। कौन जाता है लड़ने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी किसको सेनापति नियुक्त करता है, तो मलिक काफूर को। और वारंगल, देवगिरी, होयसल, पांड्या से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। वारंगल को पहले प्राप्त करता है। वारंगल का शासक कौन था, तो रुद्रदेव द्वितीय। कौन था, यहां का शासक कौन था, वारंगल का शासक कौन था, रुद्रदेव द्वितीय, ठीक। कौन द्वितीय, रुद्रदेव द्वितीय। ये द्वितीय तृतीय लोग कहा लिख देता, समझे नहीं आता साला, बार बार बड़ा एक ही नाम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चलते रहता है, नाम नहीं मिलता लोगों को। तो वारंगल जो है, वारंगल का शासक कौन था, रुद्रदेव द्वितीय था। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी जो है किसको भेजता लड़ने के लिए, मलिक काफूर को भेजता लड़ने के लिए, किससे, रुद्रदेव द्वितीय से। रुद्रदेव द्वितीय जो है युद्ध में हार जाता है, और युद्ध में हारने के बाद क्या होता है, वही होता है अपना, बोलता है कि चाचा हमको राजा रहने दो, हम तुमको टैक्स दे देबो, ठीक। तो इस तरह से जो है रुद्रदेव द्वितीय जो है वो किसका अधीनता स्वीकार कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लेता है, और उसको सालाना टैक्स देने पर मंजूरी भरता है, यानी कि उसका अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर देवगिरी, अब देवगिरी पर आक्रमण जब करता है 1303 में, कौन, मलिक काफूर। तो देवगिरी का शासक कौन था, मालूम है, रामचंद्र देव जी, यादव वंश के शासक। यानी कि यादव वंश के शासक कौन था उस समय, यादव वंश का शासक था। और कौन था, रामचंद्र देव जी। अब रामचंद्र देव जी जो है वो हार जाते युद्ध में, और हारने के बाद फिर क्या होता है, इनका पूरा परिवार के साथ कहां भेज देता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, मैंने दिल्ली दरबार में भेज दिया जाता है। वहां पर जो है अपना बेटी का शादी किसे करा देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से। और बताइए कैसे, अलाउद्दीन खिलजी कैसे आदमी था, थोड़ा सा छेछड़ किस्म का आदमी था, ठीक, और थोड़ा सा लौंडियाबाज भी था। तो इसलिए जो तुरंत जैसे ही अपना रामचंद्र देव जो है ना अपना बेटिया से क्या कराते हैं, विवाह कराते हैं, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी खुश,
मोगेम्बो खुश हुआ किससे खुश हुआ? तो रामचंद्र देव जी से खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि अपना बेटिया का शादी उससे करा दिया, उसको तो वही चाहिए था, देख लौटिया बात चाहिए था ही। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको माफ कर देता है, किसको? रामचंद्र देव जी को, और उसको राय का उपाधि उसको प्रदान करता है, हजारों लाखों रुपए का, लाखों का इनाम इसको प्रदान करता है, और इसको फिर से वहां देवगिरी भेज देता है। फिर आता होयसल। अब होयसल जो था, राय का उपाधि उसको मिल गया। अब होयसल पर जो है अगर बात किया जाए तो होयसल पर कब आक्रमण करता है मैंने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा जो अटैक कराया जाता है वो 1310 में कराया जाता है। और यहाँ का शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। कौन था? बल्लाल देव ने, बल्लाल तृतीय, बल्लाल तृतीय कहाँ का शासक था? होयसल का। और ये भी हार जाता है और ये भी अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और पांड्या पर जब आक्रमण करता है तो पांड्या कौन था? वीर पांड्या, नामे में वीर, तो ये वीर था भी, ठीक। कौन? वीर पांड्या। अब वीर पांड्या पर जब अलाउद्दीन खिलजी का सेना अटैक करता है तो ये क्या होता है कि इसका सेना चूंकि कमजोर होता है तो ये हार तो जाता है, लेकिन सरेंडर नहीं करता है, उसका अधीनता स्वीकार नहीं करता है और अपना छापामार युद्ध प्रणाली को जारी रखता है, और कभी भी भविष्य में किसका अधीनता स्वीकार नहीं करता है? तो छापे मार युद्ध को जारी रखता है। कौन? तो मैंने वीर पांड्या किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो इस तरह से दक्षिण भारत में भी उसका मुख्य क्षेत्र था, और अपना देखो बोलने का उत्तर भारत में तो अपना पूरा सीमा में जो भी राज्य को जीता उसको अपना राज्य मिला लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो दक्षिण भारत में जो क्षेत्र को जीता उसको सिर्फ अपना अधीनता स्वीकार कराया, अर्थात राजा उसी को रहने दिया, सिर्फ वहां से क्या लिया? टैक्स ले लिया। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो ये क्या था, मैंने दक्षिण अभियान था, और हम लोग उत्तर अभियान पहले ही देख लिए हैं। तो अब कुछ विशेष बात फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या किया था मालूम है? ये गाय भैंस रखने पर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था, यानी कि चराई टैक्स। कौन टैक्स? चराई टैक्स। कौन टैक्स लगाया था? ये चराई टैक्स, चराई कर। कौन कर? चराई कर। ये कौन लगाता? गाय भैंस का चराने और रहने पर टैक्स। साला ये हर जगह से पैसा कमाना चाहता, बोले तो लालची था, थोड़ा सा पैसा खोर था, ठीक। और उसका अलग घरेलू कर, घर वाला पर भी कर लगा दिया, घर, होम टैक्स, घर पर भी कर लगा दिया। घर रखेगा कोई, किसी घर है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, यानी घर पर कर लगा दिया था। यानी कोई किसी घर और बना है तो उसको सुरक्षित रखना है, तोड़वाना नहीं है, तो टैक्स भरते रहिए। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस तरह से चराई कर और घर कर भी लगाया था। उसके अलावा पहला ही व्यक्ति था जो जमीन का मापी करा कर निश्चित करा, जमीन का क्या करा के? मापी करा कर टैक्स लगाया, ठीक। ये पहला ऐसा शासक था। और दूसरा इसमें बात किया जाए तो इस तरह से क्या किया ताकि उसको कर सही तरीका से मिल सके। उसके अलावा बताया था ना, बाजार का नियंत्रण के लिए बारी दुरीद का पद का भी नियुक्ति किया था। कौन? बारी दुरीद का पद का भी नियुक्ति किया था, बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए, बाजार का सही कारण। इसमें एक और चीज कहा जाता है कि अगर कोई बाजार में कोई व्यापारी अगर सामान का वजन में, तोलने में अगर घोटाला करता है तो वो जितना वजन कम देगा वस्तु का घोटाला करके, अगर पकड़ा जाता था ना तो उसका शरीर से उतना ही मांस, अर्थात वो अगर 4 किलो सामान कम दिया है तो 4 किलो मांस जो है ना नोच लिया जाता था, यानी कटवा दिया जाता शरीर से। यानी कि जितना मांस, यानी कि जितना घोटाला किया उतना मांस से उसका भरपाई किया जाता है। इनके बहुत बेरहम था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बाजार को नियंत्रित करने के लिए। और इस तरह से हम लोग देखें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या क्या किया, किस प्रकार अपना शासन को बढ़ाया। 1316 में क्या हो जाता है? इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक। और इसके एक और चीज हम लोग जो छोड़ दिए इसमें, मंगोल का आक्रमण। जब ये शासक बना था तो उस समय जो है सबसे ज्यादा जो मंगोलों का आक्रमण जो हुआ ये अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही हुआ, लगभग 6 बार। कितना आक्रमण हुआ? 6 बार। और 6 बार ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके विद्रोह को दबाने में क्या रहा? सफल रहा। तो इस तरह से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देख लिए। अब देखते हैं इसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है जो अगला शासक बना वो कौन बनता है? शहाबुद्दीन उमर, जो कि उसका लड़का रहता है। किसका लड़का? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसका उम्र मात्र कितना था? 6 वर्ष। यानी कि 6 वर्ष का बच्चा गद्दी संभालेगा, ऐसा होता है। हम लोग का इलाका में क्या होता है, हम लोग घर तरफ 6 साल का बच्चा जो है गुल्ली डंडा खेलता है, मैया गोदी में रहता है। हाँ, 6 साल का बच्चा क्या बनेगा? गेम ऑफ थ्रोन जैसा, यानी कि भयंकर वाला गद्दी पे दिल्ली का सुल्तान बनेगा 6 साल की उम्र में। और इसको सुल्तान बनाने का ये मूर्खता करता कौन है? तो ये मलिक काफूर,
के द्वारा जो है सुल्तान बना दिया गया। किसको? शहाबुद्दीन उमर को। ये सबसे बड़ा गधा यही था। ये क्या सोच के इसको राजा या सुल्तान बना दिया? तो इसका बेवकूफी था कि इसको बना दिया गजीर सुल्तान, और ये 6 वर्ष का उम्र में जो है शासक तो ये बना, लेकिन मेन शासन कौन कर रहा था? मलिक काफूर। यानी कि मलिक काफूर जो है शासन कर रहा था। अब शहाबुद्दीन जो था उसको कौन, क्या चीज? अलाउद्दीन मुबारक खां जो था, यानी कि अलाउद्दीन मुबारक जो था वो क्या कराता है? उसको अंधा करवा देता है। यानी कि अलाउद्दीन मुबारक जो है वो शहाबुद्दीन उमर को क्या करता है? अंधा करवा देता है। यानी कि ये शहाबुद्दीन उमर जो है वो क्या रहता है? 1316 में ही गद्दी बैठा, 1316 में ही क्या करा दिया गया? अंधा करवा दिया गया। किसके द्वारा अंधा करवा दिया गया? तो अलाउद्दीन मुबारक खां के द्वारा अंधा करवा दिया जाता है। और 1316 से लेकर 1320 तक 4 वर्ष, कितना वर्ष? 4 वर्ष तक कौन शासन करता है? मुबारक खां, यानी कि अलाउद्दीन मुबारक खां जो है शासन करता है। और आगे चलकर जो है उसका ही सेनापति नासिरुद्दीन खुसरो था, वो क्या करता है? षड्यंत्र रचकर किसको मरवा देता है? अलाउद्दीन मुबारक खां को क्या करता है? मरवा देता है, हत्या करवा देता है। एक्चुअल में पहले ये करता है नासिरुद्दीन खुसरो जो है इसको पहले बिलासी बनाता है। क्या बनाता है? बिलासी, यानी कि दारू और पिलाता। दोस्ती कैसे होता है? दारू गांजा जो पीता है उससे दोस्ती ठीक हो जाता है अगला लोग का, ठीक। तो ये दारू गांजा भांग पिलवा दिया, जो कि करना नहीं चाहिए, ठीक। तो नासिरुद्दीन क्या करता है? खुसरो इसको बिलासीनता बनाता है। बिलासी, बिलासी कहने आलसी, कोढ़िया, क्या बनाता है? कोढ़िया, ठीक। यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो क्या बनाता है? इसको अलाउद्दीन मुबारक खां को कोढ़िया बना देता है। और कोढ़िया बनेगा जी बिलासी। और इस तरह से जो है उसका हत्या भी आगे जाके 1320 में करवा देता है और खुद गद्दी पर बैठता है अप्रैल में 1320 में। और 1320 में गद्दी में बैठता है अप्रैल में, और सितंबर तक जो है दिल्ली पर जो है गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक जो है अपना बेटा जूना खां का सहायता से क्या करता है? अटैक करता है। जूना खां कौन था? वो पगला बादशाह, वही मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां की सहायता से। किसकी सहायता से? यानी कि गयासुद्दीन तुगलक प्लस जूना खां। जूना खां कौन? वही पगला पगला बादशाह जो आगे जाके बनेगा, उसका सहायता से क्या करता है? नासिरुद्दीन खुसरो का हत्या कर देता है, युद्ध में हरा देता है। ये गयासुद्दीन तुगलक किसको हराता है? नासिरुद्दीन खुसरो को। और इस तरह से जो है तुगलक वंश का क्या होता है? स्थापना होता है। और नासिरुद्दीन खुसरो की मृत्यु के साथ ही अपना जो है खिलजी वंश का खिल्ली उड़ जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। तो अब जो नया वंश आएगा, यानी खिलजी वंश के बाद नया वंश जो आया वो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उसका नींव रखा गया 1320 में। वो कौन वंश रहेगा? तुगलक वंश, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, अर्थात पार्ट 3 में देखेंगे। ये था पार्ट 2 जो कि हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करें, ताकि आप लोगों का साथ और प्रेम हमको मिलता रहे और हम इस तरह से आपके लिए जो है बढ़िया बढ़िया लाते रहें, वीडियो लाते रहें, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ा रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।